हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो सभी? ठीक ठाक। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा होगा। हम जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है, पेपर कौन सा है? फर्स्ट जो पेपर है उसकी हम यूनिट कौन सी कर रहे हैं? यूनिट कर रहे हैं थर्ड, ठीक है ना। यूनिट थर्ड कर रहे हैं, जिसके हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम इसका चौथा टॉपिक करेंगे और वो हमारा क्या होगा? स्किनर का चौथा क्या होगा? स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, ये हम लोग आज करेंगे। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। क्रिया प्रसूत, प्रसूत का मतलब क्या होता है? जन्म देना। जन्म देना आपने हॉस्पिटल के बाहर देखा होगा ना, लिखा होता है जच्चा बच्चा प्रसूति केंद्र। तो प्रसूत का मतलब क्या होता है? जन्म देना। स्किनर का क्या मानना है? स्किनर जी क्या कहते हैं? स्किनर का ये मानना है कि हमेशा किसी उद्दीपक को देखकर, क्या कहते हैं? उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस। कि हमेशा किसी उद्दीपक को देखकर ही क्रिया नहीं होती। मतलब पेवलोव ने ये कहा कि कुत्ते के सामने भोजन था तो लार निकली। थोरनडाइक ने ये कहा कि बिल्ली के सामने मछली रखी हुई थी, मांस रखा हुआ था, तो फिर बिल्ली बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रही थी। तो स्किनर कहते हैं थोरनडाइक का है ना जो सिद्धांत, इसका इन्होंने खंडन किया। इस सिद्धांत को इन्होंने नकार दिया। इन्होंने कहा कि हमेशा सामने स्टिमुलस को देखकर क्रिया नहीं होती भी, हमेशा स्टिमुलस को देखकर क्रिया नहीं होती। कई बार व्यक्ति को, ये कहते हैं कई बार व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि क्या मिलने वाला है। ये नहीं पता होता कि क्या मिलने वाला है, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या करता है? काम करता है। ये नहीं पता होता कि क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? लगातार क्रिया करता है। और उस क्रिया करने के बाद अगर उसको मनचाही चीज मिल जाए, अगर क्रिया करने के बाद उसको मनचाही चीज मिल जाए, तो अगर मनचाहा पुनर्बलन मिल जाए तो उसका हौसला और भी बढ़ जाता है। उसका हौसला क्या है? और भी बढ़ जाता है। देखो, जरूरी नहीं कि हमेशा जो सामने दिखाई दे रहा है उसी के लिए हम लोग काम करते हैं। कई बार हमारे सामने कोई उद्दीपक नहीं होता, हमें नहीं पता होता क्या होगा, क्या मिलेगा, लेकिन काम करना मानव का, प्राणी का क्या है? एक स्वभाव है। हम सारा दिन काम में लगे रहते हैं, क्रिया हम सारा दिन करते रहते हैं, काम करना हमारा स्वभाव है। और अगर उस क्रिया के बाद हमें मनचाहा पुनर्बलन मिल जाए, मनचाही चीज मिल जाए, तो फिर क्या होता है? जो व्यक्ति जो है वो काम करने के लिए प्रेरित होता है। ये कहते हैं स्किनर जी। इन्होंने थोरनडाइक के इस सिद्धांत का इन्होंने क्या किया? खंडन किया। थोरनडाइक का जो सिद्धांत है उसका क्या करते हैं? ये खंडन करते हैं। तो देखिए, जो स्किनर जी हैं, स्किनर, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है B.F. स्किनर। इनका पूरा नाम क्या है? B.F. स्किनर है। एक मिनट ठहरो भाई, इनका पूरा नाम B.F. स्किनर है। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत क्या है हमारा? स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। तो क्या बोलते हैं स्किनर जी? सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कौन थे? B.F. स्किनर थे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कौन थे? B.F. स्किनर थे। तो क्रिया प्रसूत जो अनुबंध सिद्धांत है ये किसने दिया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के B.F. स्किनर ने दिया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के B.F. स्किनर ने दिया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1938 में किया।
उन्होंने इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो कब किया भाई? 1938 में। मतलब ये अमेरिका के अंदर जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है ना, ये वहां रहा करते थे और 1938 में ये सिद्धांत इन्होंने बनाया। 1938 में इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, लेकिन फिर उसके बाद 1942 में इन्होंने कबूतर पर भी प्रयोग करके देखा था। और ये जो दोनों प्रयोग है ना, ये दोनों प्रयोग इनके सफल हो गए। ठीक है ना। 1938 में जो इनका प्रयोग है वो किसके ऊपर था? वो चूहे के ऊपर था। और 1932 में किसके ऊपर था इनका प्रयोग? कबूतर के ऊपर था। इनके दोनों प्रयोग जो है वो बिल्कुल क्या हुए? सफल हुए। 42 में कबूतर के ऊपर किया और 38 में चूहे के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। फिर देखो इसे क्या कहा जाता है? इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इनके सिद्धांत को देखिए, कई नाम हैं इनके सिद्धांत के, आपको नाम याद रखना चाहिए। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, RS सिद्धांत का मतलब क्या है? जो थोरनडाइक है ना, थोरनडाइक, RS सिद्धांत का क्या मतलब है? थोरनडाइक ने जो थ्योरी दी, थोरनडाइक ने कौन सी दी? SR थ्योरी दी। थोरनडाइक ने कौन सी दी? SR थ्योरी दी। S का मतलब क्या? स्टिमुलस। S का मतलब क्या है? स्टिमुलस। और R का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। पर इन्होंने इस थ्योरी को बदल दिया, इन्होंने इसको RS थ्योरी में बदल दिया। किस में बदल दिया? RS थ्योरी में। R का मतलब रिस्पॉन्स, R का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स। और S का मतलब क्या है? स्टिमुलस। S का क्या मतलब है भाई? स्टिमुलस। तो इन्होंने थोरनडाइक के SR को RS में बदल दिया, क्योंकि थोरनडाइक कहते हैं कि सामने स्टिमुलस होना चाहिए तभी व्यक्ति क्रिया करता है। थोरनडाइक जी क्या कहते हैं कि सामने स्टिमुलस होना चाहिए तभी व्यक्ति क्रिया करता है, लेकिन ये कहते हैं कि हमेशा सामने स्टिमुलस का होना जरूरी नहीं है। कई बार व्यक्ति क्रिया करता है, लेकिन क्रिया करने के बाद यदि उसको कोई पुनर्बलन स्टिमुलस के रूप में मिलता है तो उसकी जो क्रिया है वो बार बार दोहराएगा, क्योंकि उससे मनपसंद चीज जो है ना वो उसको क्या हो रही है? मिल रही है। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, तो इसे ही अच्छा यहां पर थे ना, RS सिद्धांत में बदल दिया। साधनात्मक अनुबंध का सिद्धांत भी बोलते हैं, नैमित्तिकीय अनुबंध का सिद्धांत भी बोलते हैं। स्किनर ने ऐच्छिक अनिक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया जो प्राणी द्वारा होती है। प्राणी की जो इच्छा होती है ना वो काम वो करता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, जो उसकी इच्छा होगी वो काम वो करेगा। और इसे ही क्या कहते हैं? सक्रिय क्रिया प्रसूत कहा गया। ऑपरेंट, इसको ही क्या कहा गया? क्रिया प्रसूत कहा गया, कि क्रिया को जन्म देगा। क्रिया को प्रसूति, प्रसूति का मतलब क्या होता है? जन्म देना, कि मानव क्रिया को करेगा। तो प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर काम करता है। क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंध कहलाता है। क्रिया प्रसूत व्यवहार का जो अनुबंधन है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखने वालों की भूमिका सक्रिय होती है और महत्वपूर्ण। ये कहता है स्किनर जी क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो सीखने वाला है ना, इसके अंदर जो सीखने वाला है उसकी भूमिका क्या होती है? एक तो एक्टिव, वो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट होती है। उसकी भूमिका सक्रिय होती है और इंपॉर्टेंट। जो सीखने वाला होगा ना उसी की भूमिका क्या होगी? सक्रिय होगी और इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। क्योंकि जो सीखने वाला है वही जो करने वाला है करता है वही कर सकता है। मानव काम करेगा, प्राणी काम करेगा वातावरण के अंदर, लेकिन काम करने के परिणाम स्वरूप जो उसको पुनर्बलन मिलेगा उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत हम लोग बोलते हैं। उसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें, देखो इसका पहले आपको सारा मैटर समझ में आना चाहिए, तभी तो वैसे मैं ये वैसे भी करवा सकती हूँ आपको बिना स्क्रीन पे नोट्स लगाए, लेकिन मैं आपको ऐसा इसलिए नहीं करवा रही कि फिर आप ज़्यादा पजल हो जाओगे, आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा दिक्कत होगी। अब आसान हो जाएगा।
क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें पुनर्बलन के द्वारा, मैंने आपको क्या बताया था कि पुनर्बलन क्या होता है, एक मिनट इसको थोड़ा साइड में करके करते हैं, हाँ यहाँ पर अपने पास स्पेस चाहिए अपने को। तो मैंने आपको बताया था कि पुनर्बलन क्या होता है। पुनर्बलन कहते हैं स्टिमुलस को जब काम करने के बाद वही स्टिमुलस दिया जाता है तो वो पुनर्बलन बन जाता है, यानी कि उद्दीपक, ठीक है ना। जैसे थोरनडाइक की जो बिल्ली थी उसको बाहर क्या दिखाई दे रही थी, मांस के रूप में मछली, और मछली क्या थी, स्टिमुलस थी। तो मछली को प्राप्त करने के लिए जो है वो उछल कूद करती है, और वही मछली जब पिंजरे से बाहर निकलने के बाद उस बिल्ली को मिल जाती है तो फिर वही मछली क्या बन जाएगी, वही मछली पुनर्बलन कहलाएगी। अब आप बच्चों इन शब्दों के अंदर पजल मत होना कि ये स्टिमुलस क्या है, पुनर्बलन क्या है। स्टिमुलस वो होता है जो हमें क्रिया करने के लिए क्या करे, प्रेरित करे। एक मिनट, स्टिमुलस वो होता है जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करे, ठीक है। लेकिन काम करने के बाद जब वही स्टिमुलस दिया जाता है प्राणी को तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो फिर पुनर्बलन कहलाएगा। जैसे आप नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हो, एक टीचर बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए आप लोग पढ़ रहे हो। अब नौकरी आपके सामने क्या है, स्टिमुलस है, समझ में आ रहा है ना। नौकरी हमारे सामने क्या है, एक स्टिमुलस है। लेकिन जब आपको बीएड करने के बाद, टेट क्लियर करने के बाद फिर आपको नौकरी मिल जाएगी, स्क्रीनिंग जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको जब वो नौकरी मिल जाएगी ना, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लोगे जाकर, तो वही स्टिमुलस क्या कहलाएगा, फिर वही स्टिमुलस पुनर्बलन कहलाएगा। वही स्टिमुलस क्या कहलाएगा, पुनर्बलन कहलाएगा। स्टिमुलस ही पुनर्बलन होता है, लेकिन कब, जब वो क्रिया करने के बाद दिया जाता है। समझ में आई मेरी बात है। स्टिमुलस ही पुनर्बलन होता है कब, जब वो क्रिया करने के बाद दिया जाता है, ठीक है ना। जब हमें मिल जाए तो वो पुनर्बलन कहलाएगा। तो देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराए जाने की प्रक्रिया बढ़ाई जाती है। कोई क्रिया है ना, वो बार बार दोहराई जाएगी, किसके द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा। और ऐसा यह अधिगम क्रिया प्रसूत व्यवहार को सीखने में सहायता करता है। जो किसी ज्ञात, ज्ञात का मतलब जो सामने हो, ज्ञात का मतलब जो सामने हो, उस उद्दीपक से संबंधित नहीं होता, ठीक है ना, उस उद्दीपक से संबंधित नहीं होता, ठीक है। तो स्किनर का मानना है कि अनेक अनुक्रियाओं के लिए, यानी कि अनेक रिस्पॉन्स करने के लिए सामने उद्दीपक की जरूरत नहीं होती। स्किनर का क्या मानना है कि अनेक अनुक्रियाएं ऐसी होती है, अनेक रिस्पॉन्सेस ऐसे होते हैं, अनेक काम ऐसे होते हैं जिनके लिए सामने किसी उद्दीपक की जरूरत नहीं होती, उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है भाई। पुनर्बलन से प्रेरित होने वाले व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं, क्रिया प्रसूत कहते हैं भाई। जो पुनर्बलन से प्रेरित हो, देखो जो स्टिमुलस से प्रेरित होता है वो तो अनुबंध है ना। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रमुख आधार थॉर्नडाइक द्वारा प्रभाव का नियम था। प्रभाव का नियम क्या कहता है थॉर्नडाइक का, मैंने आपको करवाया था कि यदि किसी काम को करने के बाद हमें संतुष्टि मिल जाए, हमें संतोष हो, हमें संतुष्टि मिल जाए, तो फिर हम उस काम को दोबारा करना चाहेंगे। लेकिन अगर किसी काम को करने के बाद हमें संतुष्टि ना मिले तो हम उस काम को दोबारा नहीं करना चाहेंगे, भी सीधी सी बात है, हम उस काम को दोबारा नहीं करना चाहेंगे। तो ये प्रभाव का नियम था। मतलब आपको आगे जब इसका वो करवाएंगे ना चूहे वाला, तो और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जब किसी अनुक्रिया या व्यवहार के बाद अगर करने वाले को संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है,
ठीक है ना, या आनंद मिलता है तो वो उस व्यवहार को दोहराना चाहता है, लेकिन जब आनंद नहीं मिलता तो उसको दोहराना नहीं चाहता, उसको दोहराना नहीं चाहता। स्किनर का पहला प्रयोग चूहे पर, आपको ये बातें और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी जब हम इस प्रयोग को पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्किनर ने ये एक्सपेरिमेंट कब किया? 1938 में किया। इसके लिए स्किनर ने भूखे चूहे को बार प्रेसिंग ऑपरेटर बॉक्स में बंद कर दिया गया। मतलब एक इस तरह का एक बॉक्स था, ठीक है ना, इस तरह का एक बॉक्स था जिसके अंदर चूहे को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक लीवर लगा था और यहाँ पर एक क्या थी? प्लेट थी, प्लेट। प्लेट के अंदर व्यवस्था ऐसी की गई थी कि ऊपर से भोजन गिरता था। देखते हैं आगे। प्रारंभ में चूहा उसके अंदर उछल कूद करता रहा। किसके अंदर? बार ऑपरेटिंग बॉक्स के अंदर। देखो इसीलिए मैंने इसका चित्र नहीं बनाया, क्योंकि इसका चित्र मैंने जो यहाँ बनाया हुआ था ना, उसी को मैंने ले लिया था इसके अंदर आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो, अब ध्यान से देखना इसको। ये देखो, ये क्या है? एक बार ऑपरेटिंग बॉक्स है। आप इससे समझो इसको। ये क्या है? ये एक बार ऑपरेटिंग बॉक्स है। तो इसका नाम बार ऑपरेटिंग बॉक्स था। बाद में स्किनर के शिष्यों ने इसको स्किनर बॉक्स का नाम भी दिया था, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है? यहाँ पर एक लीवर लगा है। ये चूहा है, यहाँ पर एक लीवर लगा है और यहाँ पर क्या है? एक प्लेट है भाई। और ऊपर से इसके अंदर व्यवस्था ऐसी की गई है कि खाना इस प्लेट में आकर गिरता है। दिखाई दे रहा है ना? खाना इस प्लेट में आकर गिरता है। तो इस चूहे को नहीं पता था कि इस प्लेट में खाना आएगा। चूहा जब पिंजरे में आया ना, तो चूहे को थोड़ा ना पता था कि इस प्लेट में खाना आएगा या ऐसा कुछ, क्योंकि प्लेट तो खाली थी उस समय। तो दिखाई दे रही है ना, चूहा प्लेट में से खा रहा है झुककर, प्लेट उस समय खाली थी। तो चूहा क्या करता है? इस पिंजरे के अंदर उछल कूद करता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, ऊंचा नीचा, है ना, क्योंकि ये प्राणी का स्वभाव है कि वो क्रिया तो करेगा, कि वो क्रिया तो करेगा। तो उछल कूद जब करता है ना, तो यहाँ पर ये लीवर लगा हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है, ठीक है ना, दोबारा कर देती हूँ। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक लीवर लगा हुआ है। इस उछल कूद में इसका पैर इस लीवर पे गिरता है भाई। इसका पैर किसके ऊपर गिरता है? इस लीवर के ऊपर। तो व्यवस्था ऐसी की गई कि जैसे ही लीवर पर पैर पड़ेगा इसका, यहां से खाना आकर इस प्लेट में गिर जाएगा और एक क्या होगा? यहाँ पर बल्ब जगेगा, ऊपर एक रोशनी होगी, प्रकाश होगा और खाना आकर प्लेट में गिर जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये उछल कूद किया तो यहाँ पर लीवर दबा, लीवर के दबते ही यहाँ से खाना निकलकर प्लेट में आ गया और एक बल्ब जगा यहाँ पर लाइट का। तो शुरुआत में तो चूहा ने उसको नहीं देखा, चूहे को क्या पता कि यहाँ पर खाना आ रहा है। लेकिन जैसे उस खाने की खुशबू चूहे की नाक में गई ना, चूहे ने देखा यहाँ तो खाना आ गया, तो उसने खाने को खा लिया भाई। फिर क्या करता है चूहा? फिर वहां पर उछल कूद मचाता है। जब बाद में चूहे को उसमें रखा गया, चूहा फिर उसके अंदर उछल कूद मचाता है और उछल कूद के बीच उसका पैर दोबारा इस लीवर पर आकर पड़ता है। जैसे ही चूहे का पैर लीवर पर पड़ा तो दोबारा से फिर से खाना यहाँ पर आ गया और चूहे ने इस खाने को खा लिया। तीसरी बार फिर ऐसा हुआ कि खाना खाने के बाद कुछ देर के बाद चूहा भूखा हुआ, चूहे को दोबारा पिंजरे में रखा गया। फिर चूहे ने उछल कूद फिर शुरू कर दी, फिर उसका पैर फिर लीवर पर पड़ा और यहाँ पर भोजन आया, फिर उसने खा लिया। अब 3-4 प्रयासों के बाद चूहा ये समझ चुका था कि ये जो यहाँ पर कुछ दबता है, यहाँ पर है कुछ सिस्टम, यहाँ पर को जिसको दबाने से यहाँ पर खाना आता है बार बार और बल्ब जगता है। अब चूहे के कुछ कुछ मामला समझ में आ गया था। तो चूहे को जब बार बार इस तरह से पिंजरे में रखा गया तो एक समय ऐसा आया, कुछ प्रयासों के बाद चूहा उस लीवर को दबाना सीख गया। अब चूहे को जब भी पिंजरे में रखा जाता वो सीधा जाकर लीवर ही दबाता था और जैसे ही लीवर दबाता था ना तो खाना आकर प्लेट में गिर जाता था। जैसे ही चूहा लीवर को दबाता था खाना आकर प्लेट में गिर जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार चूहे ने लीवर को दबाना सीख लिया और खाना खाना यहां से उसने सीखा भाई।
तो यही बात स्किनर जी बोलते हैं। अब दोबारा समझाऊं आपको जो मैंने पहले समझाया था, अब आपको 1 मिनट में मेरी बात समझ में आ जाएगी। स्किनर जी क्या बोलते हैं? स्किनर कहते हैं कि हमेशा काम करने के लिए सामने उद्दीपक का होना जरूरी नहीं है। इस बॉक्स के अंदर चूहे के सामने कोई भी उद्दीपक नहीं था, मतलब खाना भोजन नहीं था। लेकिन जैसे ही किसी भी प्राणी को अगर पुनर्बलन बढ़िया मिल जाए, ठीक है ना, काम करने के बाद अगर पुनर्बलन मिल जाए तो वो उस काम को बार बार दोहराता है। जैसे चूहे को मनपसंद भोजन मिल रहा था, चूहे को मनपसंद भोजन मिल रहा था, तो बार बार चूहा उस भोजन के लिए प्रयास कर रहा था। और ये बार बार प्रयास करने पर चूहा एक दिन ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि उस लीवर को दबाना सीख गया। अब जैसे ही चूहे को वहां रखा जाता, वो लीवर को दबाता और झट से खाना प्राप्त कर लेता था। तो हमेशा सामने होना जरूरी नहीं है। थोरनडाइक ने तो ये कहा था कि बिल्ली के सामने भोजन रखा हुआ है और बिल्ली उस भोजन के लिए प्रयास करेगी, उछल कूद करेगी। लेकिन कई बार अगर सामने भोजन या कोई चीज ना होना तो हम उसके बगैर भी प्रयास करते हैं, और प्रयास करने के बाद अगर हमें मनचाही चीज मिल जाए तो हम क्या करते हैं, हम उस क्रिया को बार बार दोहराना चाहेंगे। क्लियर? उसके बाद देखो, अब इन्होंने, हाँ जी, तो आप आगे इसको भी पढ़ना जरूरी है, इसी से आपको समझ में आएगा कि चूहा लीवर को दबाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होता है तथा जितने बार भी लीवर को दबाएगा प्रत्येक बार घंटी की आवाज, देखो कई किताबों में तो लिखता है कि बल्लभ की आवाज, बल्लभ जगता है, और कईयों में घंटी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घंटी भी लिख सकते हो, क्योंकि कई किताबों में, कई नोट्स में बल्लभ भी लिखा होता है। तो घंटी की आवाज के बाद भोजन का टुकड़ा तस्तरी में गिरेगा। स्किनर ने भोजन पाने के बाद तो समय अंतराल में लीवर को दबाने और चूहे के व्यवहार का विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकाला, क्या, कि भोजन रूपी पुनर्बलन चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि भोजन के रूप में जो पुनर्बलन मिलता है वो चूहे को क्या प्रेरित करता है, लीवर दबाने के लिए। और पुनर्बलन जो उसको मिलता है ना, इसलिए चूहा लीवर को दबाना सीख जाता है। क्योंकि जब भी लीवर दबाएगा क्या मिलेगा, उसको भोजन मिलेगा। जब भी लीवर दबाएगा क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो इसीलिए क्रिया के बाद यदि उद्दीपक दिया जाए पुनर्बलित तो प्राणी उसे बार बार दोहराता है, ठीक है ना, और इससे अधिगम क्या होता है, पुनर्बलन से मजबूत होता है, दृढ़ होता है। आया समझ में? क्या कहते हैं स्किनर जी कि भाई लीवर दबाने के लिए चूहा स्वतंत्र होता है और जितनी बार भी दबाएगा ना प्रत्येक बार उसको भोजन मिलेगा। इसीलिए जो भोजन रूपी पुनर्बलन है वो चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है, और पुनर्बलन का परिणाम क्या होता है कि चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अनुक्रिया पुरस्कार या दंड प्राप्ति का साधन बनती है। जो हम अनुक्रिया करते हैं ना, या तो पुरस्कार का या दंड प्राप्ति का, इसलिए इसको नैमित्तिक अधिगम या साधनात्मक अधिगम भी कहा जाता है। ठीक है, रिक्त प्राणी उपागम भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, स्किनर का द्वितीय प्रयोग। ये 1943 में था। भाई 42 वाला ठीक कर लो प्लीज, मैंने गलती से 42 बता दिया, 43 होता है। तो 43 में किया गया यह प्रयोग 1943 में कबूतर के ऊपर। कबूतरों पर प्रयोग करने के लिए कबूतर बॉक्स, पिजन बॉक्स बनाया था। कबूतरों पर प्रयोग करने के लिए क्या बनाया था, पिजन बॉक्स बनाया था। ठीक है, तो जिसमें कबूतर अपनी चोंच के द्वारा, बॉक्स में कबूतर क्या करता है, अपनी चोंच के द्वारा बॉक्स में लगी एक कुंजी को चोंच मारकर दबाता है। देखो एक कबूतर है, एक बॉक्स में उसको रखा गया, पिंजरे, उसको पिंजरे में, वहां पर सामने क्या लगी हुई है, कुंजी, एक बटन सा, कुंजी का मतलब एक इस तरह का बटन सा लगा हुआ है सामने। और कबूतर की क्या आदत होती है, कोई भी पक्षी हो वो इधर उधर चोंच मारता है भोजन के लिए। ये कबूतर की या कोई भी पक्षी हो ना, उसकी आदत होती है कि वो सारा दिन इधर उधर चोंच मारता रहता है भोजन की तलाश में। ठीक है, तो वो उसके ऊपर चोंच मारकर दबाता है और भोजन का दाना प्राप्त करता है। अपने अलग अलग प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने अधिगम के क्रिया प्रसूत सिद्धांत को प्रस्तुत किया। भाई ठीक है, अधिगम के क्रिया प्रसूत को क्या किया, एक मिनट ठहरो भाई,
एक मिनट ठहरो। तो देखो ये पिजन वाला मैं आपको समझा दूं, अच्छी तरह आपको नहीं समझ में आया होगा। इन्होंने क्या किया, एक कबूतर को एक पिजन बॉक्स में रखा और व्यवस्था ऐसी की गई कि वहां एक कुंजी बटन लगा दिया गया और उस बटन के पास एक कटोरी रख दी गई। तो जैसे ही कबूतर इधर उधर चोंच मारता है तो उसकी चोंच उस बटन पर लग जाती है। जैसे ही बटन दबता है ना चोंच से, तो उस कटोरी के अंदर अनाज के दाने आ जाते हैं। ठीक है, फिर कबूतर दानों को खा लेता है क्योंकि कबूतर तो अनाज के दाने खाएगा। फिर दोबारा फिर कबूतर इधर उधर जब चोंच मारता है, फिर उसका जो चोंच है ना वो बाई चांस उस बटन पर लग जाती है, बटन दबता है और बटन के दबने से फिर से दाने आ जाते हैं। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, बार बार ऐसा होता है, बार बार वहां पर दाने आ जाया करते हैं बटन के दबाने से। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आया जब कबूतर उस बटन को दबाना सीख गया। कबूतर को यह पता चल गया कि यहाँ पर कुछ दबता है जिसके कारण जो दाने हैं ना कटोरी में आते हैं। एक समय ऐसा आया कि कबूतर को जब भी उस पिजन बॉक्स में रखा जाता, वो सीधा चोंच मारकर उस बटन को ही दबाता था। जैसे बटन को दबाता था, कटोरी के अंदर अनाज के दाने आ जाते थे और कबूतर खा लेता था। तो इस प्रकार जो अनाज के दाने कबूतर को मिल रहे थे ना, उन्होंने कबूतर को सिखा दिया कि चोंच मार के कैसे दाने प्राप्त किए जाते हैं, बटन पर चोंच मार के कैसे दाने प्राप्त किए जाते हैं। वही सेम चूहे वाला ही है। चूहे ने भी लीवर दबाना सीख लिया था, तो कबूतर ने भी वो बटन दबाना सीख लिया, क्योंकि कबूतर को क्या मिल रहा था, अनाज के दाने मिल रहे थे और अनाज के दाने कबूतर खाता है ना। पक्षी अनाज के दाने खाते हैं, वो कबूतर को मिल रहे थे और कबूतर उसमें खुश था। तो अपने इन प्रयोगों से के आधार पर स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत को प्रस्तुत किया। क्रिया प्रसूत अनुबंध से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है, फिर से समझ लो इस बात को कि क्रिया प्रसूत अनुबंध से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें अगर हमें मनचाहा पुनर्बलन मिल जाए तो किसी भी अनुक्रिया मतलब काम को दोहराए जाना बढ़ जाता है। हम बार बार काम को दोहराते हैं, बार बार हम काम को क्या करते हैं, दोहराते हैं। उसके बाद देखो इन्होंने देखो पिजन बॉक्स बनाया भी हुआ है, पिजन बॉक्स यहां पर बनाया भी हुआ है। ठीक है, देखिए आपको यहां से और भी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। हाँ जी, अब देखो, अच्छा जी, अब देखिए ये कहता है कि जो अनुक्रिया अपनी इच्छा से होती है, अर्थात बिना उद्दीपक, बिना स्टिमुलस के होती है, बिना स्टिमुलस के होती है, उसको क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। क्रिया को जन्म देने वाला व्यवहार कहते हैं। ठीक है ना, बिना किसी इच्छा से होती है, क्योंकि चूहे को थोड़ी ना पता था यहाँ भोजन आएगा, कबूतर को थोड़ी ना पता था अनाज के दाने आएंगे। ठीक है, बच्चे द्वारा खिलौनों से खेलना, व्यक्ति द्वारा अपने हाथ पांव यूं ही हिलाना। बच्चा खिलौनों से खेलता है तो वो कोई उसका उद्देश्य थोड़ी ना होता है, वो तो वैसे ही खेलता है। ठीक है ना, जैसे व्यक्ति अपना हाथ पांव यूं हिलाता रहता है, कहता है क्यों हिला रहे, बोले यूं ही। तो ये पिजन बॉक्स था, इस तरह से ये चोंच मारता था और यहाँ पर अनाज के दाने आते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि चूहे के प्रयोग के द्वारा कि जो पुनर्बलन जो है उसको महत्व देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक स्किनर थे। पुनर्बलन को महत्व देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक स्किनर थे। आप यूं भी कह सकते हो कि जो पुनर्बलन के जनक है, पुनर्बलन के जो जनक है ना वो कौन है, वो स्किनर जी हैं। पुनर्बलन के जनक कौन है भाई, स्किनर हैं। ठीक है, पुनर्बलन के जनक कौन है, स्किनर है। इन्होंने 4 प्रकार का पुनर्बलन बताया, इन्होंने 4 प्रकार का पुनर्बलन बताया। इन्होंने एक तो सतत पुनर्बलन, सतत का मतलब लगातार, लगातार पुनर्बलन दिया जाए। जैसे मान लो क्लास के अंदर बच्चा है और वो काम करके जब भी अच्छा काम करके आता है, आप उसको कभी टॉफी, कभी चॉकलेट, कभी पेंसिल लगातार देते हो। भाई काम किया फिर चॉकलेट दे दी, अगले दिन अच्छा काम किया फिर पेंसिल दे दी, कभी टॉफी दे दी, कभी कुछ दे दिया, तो वो लगातार होता है। मतलब बच्चे को पता है कि जब भी मैं स्कूल के अंदर अच्छा काम करके जाऊंगा मुझे डेली ही पुनर्बलन मिलेगा। मतलब बच्चा चाहे एक दिन बुरा काम करके आएगा ना तो भी आप उसको पुनर्बलन दोगे।
यानी कि बच्चे को इनाम, पुनर्बलन का मतलब जो उसको मनचाही चीज है, बच्चा टॉफी खाकर राजी है, चॉकलेट खाकर खुश है बच्चा, तो लगातार पुनर्बलन क्या होता है कि लगातार पुनर्बलन दिया जाए, लगातार डेली पुनर्बलन बच्चे को मिले भाई। उसके बाद होता है आंशिक, कि कभी तो पुनर्बलन दे दिया और कभी नहीं, मतलब बच्चा तो अच्छा काम करके आ रहा है, कभी आपने टॉफी दे दी और कभी नहीं दी, कभी दे दी, कभी बच्चा कहता है मैडम टॉफी, आप कहते हो अरे आज नहीं बाद में देंगे, अच्छी बात है तुमने किया ठीक है, कभी तो आपने चीज दे दी और कभी नहीं दी। बच्चा काम करके आ रहा है, याद करके सुना रहा है, कभी तो आपने शाबाश बोल दिया और कभी नहीं बोला, यानी कि कभी तो पुनर्बलन दे और कभी ना दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आंशिक। अंश, अंश का मतलब क्या होता है, आंशिक शब्द कैसे बना, अंश, अंश का मतलब क्या होता है, टुकड़ा या हिस्सा, यानी कि कभी तो दे दिया कभी ना दिया, टुकड़ा होता है। अनुपात, अनुपात माना कार्य के अनुपात में, अगर अच्छा काम करेगा तो दे दोगे, नहीं काम करेगा तो नहीं दोगे, और जितना काम बच्चे ने किया है उसी के अनुसार ही दोगे। अगर बच्चे ने थोड़ा अच्छा काम किया है तो टॉफी दे दोगे, ज्यादा किया है तो चॉकलेट दे दोगे, अगर बच्चे ने और भी अच्छा कर दिया तो आप हो सकता है उसको एक पेन दे दो। तो आप उसको कैसे दोगे, अनुपात में दोगे भी, किसके अनुपात में, कार्य के अनुपात में। जैसा बच्चा काम करेगा उसी अनुपात में पुनर्बलन दिया जाएगा, जितना अच्छा करेगा उतना ही बड़ा पुनर्बलन मिलेगा। अगर ज्यादा अच्छा काम किया तो शील्ड दे दोगे, एक नोटबुक दे दोगे, डायरी दे दोगे, ज्योमेट्री दे दोगे, पानी की बोतल दे दोगे, और अगर कम काम किया तो आप हो सकता है शॉर्पनर दे दो, पेंसिल दे दो, जैसा काम करेगा वैसा ही आप पुनर्बलन उसको दोगे। अंतराल पुनर्बलन, अंतराल मतलब समय के अनुसार पुनर्बलन, मतलब कभी 15 अगस्त पे दे दिया, कभी 26 जनवरी पे इनाम दे दिया, मतलब जैसा अगर समय आएगा तो दे दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। अगर आपको ये लगा कि हाँ अच्छा है, कभी समय आया तो दे दिया, नहीं तो नहीं दिया, ये समय के अनुसार पुनर्बलन दिया जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। देखो सतत का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार पुनर्बलन दिया जाएगा, लगातार मिलेगा पुनर्बलन बच्चे को, लगातार, ठीक है। और ये क्या है, आंशिक, आंशिक का मतलब कभी तो पुनर्बलन दे दिया और कभी बच्चे को नहीं दिया, कभी दे दिया और कभी नहीं दिया। अनुपात, जैसा काम करेगा वैसा ही पुनर्बलन मिलेगा। और अंतराल मतलब समय के अंतराल में, कभी महीने में दे दिया, कभी 15-15 दिन में दे दिया, कभी 10-10 दिन में दे दिया, ये समय के अंतराल में पुनर्बलन होता है, ठीक है। फिर देखो बच्चे विभिन्न प्रकार के यंत्र, जैसे रेडियो है, कैमरा है, टीवी है, इनको चलाना इसी के आधार पर सीखते हैं। जैसे बच्चे ने टीवी चलाया और बहुत अच्छा तरीके से चला दिया, बच्चा टीवी चलाना सीख गया, ठीक है ना। कैमरा, बच्चा कैमरा चलाना सीखेगा तो 1-2 बार चलाएगा, अच्छा चल गया फिर सीख जाएगा, इसी सिद्धांत के आधार पर ये सीखते हैं बच्चे। फिर देखो इसका शिक्षा में क्या निहित है, मतलब शिक्षा में इसका क्या काम है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन कितने हैं इसके, ठीक है ना। क्योंकि आपने स्किनर का पढ़ तो लिया कि चूहे पर किया, कबूतर पे किया, लेकिन शिक्षा में क्या योगदान है, आपके क्या काम आएगा ये, आपके क्या काम आएगा ये वाला, ठीक है ना। तो देखो इस सिद्धांत के अनुसरण से क्या कहता है, अगर हम इस सिद्धांत का अनुसरण करेंगे तो क्या होगा, माता पिता तथा अध्यापकों के द्वारा पुनर्बलन देकर बालकों में वांछित, वांछित का मतलब जिसे हम चाहते हैं, वांछित का मतलब वो व्यवहार जिसे हम चाहते हैं। हम चाहते हैं ना कि बच्चा अच्छा पढ़े, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, है ना, बच्चा अच्छी बातें सीखे, बड़ों का आदर करे, छोटों से प्यार करे और पढ़ाई में अच्छा हो, अच्छा नागरिक बने, तो ये होता है वांछित व्यवहार, इसको विकसित किया जा सकता है। मान लो बच्चा क्या कर रहा है, कोई बच्चे के पास चीज है, वो किसी दूसरे बच्चे से शेयर करके खा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम तो अपनी चीज शेयर करके खा रहे हो, तो शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये बच्चे को क्या मिल गया, पुनर्बलन। देखो बच्चों, हमेशा कोई पेन पेंसिल चॉकलेट पुनर्बलन नहीं होता, कई बार हम लोग बोलते हैं शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल डन, ये भी पुनर्बलन है, क्योंकि हमने बच्चे की तारीफ की, उसके काम की सराहना की, तो ये भी पुनर्बलन होता है।
तो जैसे बच्चा अच्छा काम कर रहा है ना, और आप उसको कहो वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे भी, तो बच्चे को क्या मिल गया? पुनर्बलन। बच्चे को पता चल गया कि अगर मैं इस तरह के काम करूंगा तो मेरे माता पिता और अध्यापक खुश होंगे, उनको अच्छा लगेगा, तो बच्चे में ये व्यवहार विकसित हो जाएगा। वो आगे से जब भी कोई चीज लाएगा वो शेयर करके ही खाएगा। ठीक। वांछित अनुक्रिया के पुनर्बलीकरण से बालक, विशेषकर छोटे बालकों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे अच्छा व्यवहार करते हैं। अभी बात जो हमने की, छोटे बालक ज्यादा राजी होते हैं। जैसे आपने अपने बच्चे को कहा कि अच्छा मेरा बेटा काम कर रहा है स्कूल का, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, ये तो सारा स्कूल का काम कर लेता है, मम्मी को कहने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चे को क्या मिला? पुनर्बलन मिल गया। अगले दिन बच्चा स्कूल से आएगा ना, आपके बिना कहीं बैठ जाएगा काम करने के लिए, है ना। बाप का बच्चा शांत बैठा है, वो शरारत नहीं कर रहा है ना, तो आप क्या कहोगे? अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम ऐसे ही बैठा करो, अच्छे लगते हो, बहुत सुंदर लगते हो। अध्यापक कह दे अरे सारी क्लास शांत है, बड़ी अच्छी बात है, तुम तो शाणे हो गए भाई, समझदार हो गए, तो ये क्या, ये बच्चों के लिए पुनर्बलन का काम करेगा। उसके बाद देखिए, यह सिद्धांत अच्छे कार्य सफलता अथवा वांछनीय व्यवहार के लिए तत्काल पुनर्बलन देने पर बल देता है। यह सिद्धांत क्या कहता है कि यदि कोई बच्चा अच्छे काम करे, उसे कोई सफलता मिले या उसका व्यवहार अच्छा हो, तो उसको तत्काल पुनर्बलन दो भाई। पुनर्बलन कैसा दो? तत्काल, हाथों हाथ। अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन तथा शिक्षण मशीन का विकास इसी सिद्धांत के प्रयोग का परिणाम है। अभिकर्मित अनुदेशन 1954 में शिक्षा के क्षेत्र में आया। यह क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित एक होता है, प्रोग्राम लर्निंग, वो भी इसी पर आधारित है। गणित में पहाड़े और भाषा में वर्तनी याद कराते समय इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ा बच्चों को सिखा दिया, उसके बाद बच्चा सीख जाएगा कई बार प्रैक्टिस करने के बाद। अगर स्पेलिंग सिखानी है, बच्चा स्पेलिंग सही लिख रहा है, आप तारीफ करोगे, बच्चा सीख जाएगा। यह सिद्धांत शिक्षा प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के महत्व तथा आवश्यकता पर बल देता है। यह कहता है कि बालक को क्या किया जाए, बालक को यह कहता है कि बालक को मोटिवेट किया जाए, बालक को क्या किया जाए? मोटिवेट, तो फिर बच्चा जल्दी सीखता है। व्यवहार परिमार्जन में सहायक है। परिमार्जन का मतलब क्या होता है? बदलना। ये व्यवहार को बदलने में सहायक है, इसके द्वारा व्यवहार को बदला जा सकता है। ठीक है, व्यवहार के परिमार्जन में, यानी कि व्यवहार के को बदलने में ये क्या है? ये सहायक है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के द्वारा एक शिक्षक जो है वो छात्रों में अच्छी आदतों का विकास कर सकता है, छात्रों के व्यवहार को बदल सकता है। ठीक है ना, छात्र जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उसमें प्रभावी सिद्ध होगा, क्योंकि बच्चे को काम करने के लिए खुला छोड़ दीजिए, बच्चा अच्छा करेगा तो आप उसकी सराहना कीजिए, उसको बढ़िया इनाम दीजिए, मुख से अच्छे शब्द बोलिए, तो बच्चा मोटिवेट जरूर होगा। तो ये हमारा स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत था। पहले मैंने आपको थोर्नडाइक का करवाया, फिर पेवलोव का करवाया, आज हमने स्किनर का कर लिया। इसी तरह से 2 या 3 और हैं इसमें, टोलमैन का है, ब्रूनर का है और कोहलर का भी है, तो ये मैं आपको और करवा दूंगी। उसके बाद हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, हम 4th यूनिट पर आ जाएंगे। तो फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, और जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगी कि जो अलग अलग जो और मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा। हर मनोवैज्ञानिक की अलग राय है। हमने 3 किए ना, तीनों के तीनों जो है ना व्यवहारवादी हैं भाई, थोर्नडाइक, पावलोव और स्किनर। तो ये इसी पर विश्वास करते हैं कि हाथों पैरों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा बच्चा ज्ञान को क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है भाई, क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया टॉपिक, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि जो स्किनर का है आप कैसे लिखोगे? पहले स्किनर के बारे में बताओगे कि ये क्या था, इसने क्या किया था, कौन से सन में किया था, क्या इसका नाम है। फिर आप बताओगे कि चूहे पर कैसे प्रयोग किया, फिर कबूतर पे बताओगे। और उसके बाद जो 4 प्रकार का पुनर्बलन इन्होंने दिया, सतत, आंशिक, अंतराल, ठीक है ना, और एक और दिया था ना, सतत दिया था, आंशिक दिया था इन्होंने, और अंतराल दिया, और अनुपात। ये 4 प्रकार के पुनर्बलन आप बताओगे। और उसके बाद शिक्षा में इसका क्या प्रयोग है। शिक्षा में प्रयोग तो आप एक आधा और एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो पॉइंट अपनी तरफ से,
ठीक है, तो आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।